नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब प्रदेश के लोगों को 20 मार्च को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है और 20 मार्च को विधान मंडल दल की बैठक हो सकती है। इसकी पुष्टि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने की है और उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट की तरह आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। पूरा इवेंट मिशन 24 को ध्यान में रखते तैयार किया गया है, जिसका प्रसारण सभी जिलों और मंडलों में भी किया जाएगा। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के जरिए 2024 के लिए भी संदेश देना चाहती है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में संशय बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 20 मार्च को विधायक दलों की बैठक देहरादून में बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई जिलों के व्यवस्थापक को निमंत्रण भेजा जाएगा, तो वहीं वे शिरकत कर सकते हैं। संभवतः अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, ताकि अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से कांग्रेस को प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है। परिणाम घोषित होने से पहले कांग्रेस 47 पार का नारा दे रही थी, लेकिन परिणाम इसके उलट हुए हैं, जहां कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस को मिली हार के बाद से सोनिया गांधी ने 5 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया था और वहीं अभी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया जाता है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि कांग्रेस के पास से अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है और इस अनुभव के आधार पर कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेताओं की सूची है। देखिए, जहाँ तक आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात करी, कांग्रेस के पास अनुभवी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त, तमाम नेतागण जो है जिनका एक लंबा अनुभव रहा, चुनाव में हार जीत मची रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अनुभव पूर्ण जो नेता है, वो जो फहरिस्त कांग्रेस के पास है वो किसी अन्य दल के पास नहीं है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष चुनने में हमें कोई परेशानी होगी और बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी जो है अध्यक्ष के पद पर इसको नियुक्त किया जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जो उस सूची में हो सकते। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय हरीश रावत जी भी हैं, हमारे यहाँ श्री गणेश गोदियाल जी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी हैं, हमारे यशपाल आर्य जैसे अनुभवी नेता हैं जिन्होंने पहले भी 7 साल जो है अध्यक्ष का पद संभाला है और उनके समय में भी हम लोग 5 लोकसभा जीते और विधानसभा में 2012 में अपनी सरकार स्थापित करी। पंचायतों में हमारे बहुत अच्छे परिणाम आए। तो हमारे पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्दी जो है इस पर से पर्दा हट जाएगा और अध्यक्ष पद पर कोई जो है अनुभव रखने वाले व्यक्ति को जो है। तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर 21 मार्च को समीक्षा करेगी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे राज्य के नेताओं के साथ हार के कारणों की समीक्षा के साथ भविष्य में सफलता की रणनीति पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था और कांग्रेस को प्रदेश भर में 19 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी चुनाव हार गए थे और प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी बवाल मचा हुआ है।
तो वहीं जॉलीगंज एयरपोर्ट पर देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। यहां से रवाना होने के बाद वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया और इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में क्या गलत है। नायडू ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में शिक्षा के मैकाले प्रणाली को पूरी तरीके से खारिज करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसने देश में शिक्षा के माध्यम से एक रूप में विदेशी भाषा को थोप दिया और शिक्षा के अभिजात की समिति कर दी। नायडू ने कहा कि सदियों के औपनिवेशिक शासन ने हमें खुद को एक निम्न जाति के रूप में देखना सिखाया और हमने अपनी संस्कृति पारंपरिक ज्ञान को तिरस्कार करना सिखाया गया। तो वहीं इनसे एक राष्ट्र के रूप में हमारे विकास को धीमा कर दिया है और शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को लागू करने की शिक्षा समिति हो गई है। समाज को एक छोटा वर्ग शिक्षा के अधिकार से एक बड़ी आबादी को वंचित कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार के निर्वाचन को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां पर शुक्रवार को होली के अवकाश के बावजूद कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की। तो वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त सबूत कोर्ट में नहीं दे सके, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इस दौरान रिकॉर्ड को पेश करने के लिए याचिकाकर्ता ने समय मांगा। हालांकि इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की गई है, जहां पर हरिद्वार के लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार और जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे ने याचिका दायर कर कानपुर विधायक उमेश कुमार पर नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के 2 स्थानों पर खनन कारोबारियों के बिना अनुमति की मंदाकिनी नदी पर सड़क बना दी और इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर और मिट्टी भरकर नदी का प्रवाह को भी रोक दिया। तो वहीं आपको बता दें कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रोकने जाने से पर्यावरणविद भी खासे चिंतित हैं। पहले ही LNDT जल विद्युत परियोजना के कारण मंदाकिनी नदी सूख चुकी है और ऊपर से खनन कारोबारियों ने NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाकर नदी का प्रवाह रोक दिया। ऐसे में जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट का बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि आपदा की दृष्टि से केदार घाटी काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ सबसे बड़ी आपदा वर्ष 2013 के केदारनाथ आपदा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। इसके बावजूद ही सरकार और जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। वहीं कांग्रेस ने इस मसले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन धामी सरकार में खनन के पट्टे बांटे गए, जिसमें NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उत्तराखंड हिमालय की जो नदियां हैं, इनका पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत सेंसिटिव है। इनमें विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त की कगार पे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केदार घाटी की जो हमारी सबसे पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो कि बाबा केदार से निकल कर आती है, पहले ही इसमें कई डैम बने हैं जो रन ऑफ हैं, जिसके कारण इस नदी का पारिस्थितिकीय तंत्र जो है गड़बड़ा गया है। और उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं, ये इस नदी में रेत, बालू और पत्थरों के लिए जो अपने यंत्र हैं, जो अपने JCB हैं, ये नदी में बीच नदी में लेके खनन कर रहे हैं, कि जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस पे जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु हैं, जो एक नदी में पाए जाते हैं, जो एक नदी के पानी को ठीक रखते हैं, बैंथोस, जूबैंथोस, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, एल्गी, शैवाल, ये सारे खत्म हो रहे हैं। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो उस नदी का पानी न पीने योग्य रहेगा, ना ही वो जंगली जो जानवर हैं उनके लिए वो पानी काम। ऐसी सूचनाएं जो है आचार संहिता से पहले ही जो है इस प्रकार का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया था अपनी पिछली पंचवर्षीय कार्यकाल का, तो उनका संबंध जो खनन माफियाओं के साथ लेकर चल रहा था, उस बात की प्रमाणिकता इस बात से हुई है कि जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं
वो नदियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं, नदियों के बीचों बीच जो है नदी का रास्ता रोकने के लिए तैयार है, एनजीटी के मानकों का जो खुलेआम जो है उल्लंघन करने के लिए तैयार है और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी तरफ नहीं देख रहा है। खनन माफियों के साथ जो है खनन विभाग की साठगांठ, जिला प्रशासन की साठगांठ एकदम लिप्त है, जिसके चलते बेरोक टोक वो जो है नदी का सीना चीरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और सरकार में भी उनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं। इसलिए उन्हें किसी कानून और नियम की परवाह न करते हुए जो है वो निरंकुश होकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है, कोई परमिशंस वगैरह प्राप्त नहीं करी गई हैं, तो उसकी तत्काल जांच करा। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास होली रंग छलड़ी पर्व औपचारिक तौर के साथ शांतिपूर्वक मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अब त्यौहार में बिल्कुल भी रौनक नहीं दिखाई दी और ये त्यौहार केवल औपचारिक तौर तरीके से मनाया गया। जहां इस त्यौहार को पहले सभी मनाते थे, तो वहीं अब केवल कुछ परिवारों के सदस्य और कुछ आसपास के पड़ोसी लोग ही त्यौहार मनाने लगे हैं। तो वहीं होली के दिन अलकनंदा नदी में नहाते समय गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र नदी में बह गए और इसमें से एक छात्र के शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। दोनों छात्र मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ये छात्र यहां किराए के कमरे में रहकर गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नदी में बहे दोनों छात्रों की तलाश शुरू कर दी और कीर्ति नगर कोतवाली चंद्रभान ने बताया कि छात्र अंकित का शव नदी से बरामद कर लिया गया है, जबकि छात्र हरिओम की तलाश जारी है। इसी बीच डूबने वाले छात्र के साथ ही छात्रों ने एसडीआरएफ टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के जवान सिर्फ शराब पिए हुए थे और रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले गए। होली के उपलक्ष्य पर हमारे दो छात्र अंकित चौधरी और हरिओम चौधरी का नदी में डूबने से उनका देहांत हो गया। तो जब हमें सूचना मिली वारदात की 5 मिनट बाद, तो जब हम रूम से दौड़े उनको बचाने के लिए, तो पोखरियाल रेस्टोरेंट के सामने पेट्रोलिंग 112 नंबर वाले 3 कांस्टेबलों ने हम पे लाठीचार्ज किया। हम 10 की तादाद में लोग थे। उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, क्षेत्रवाद सूचक शब्दों से संबोधित भी किया। लातें मारी गई हमें और हमारे एक कार्यकर्ता को उन्होंने गाड़ी में डाल के कीर्तिनगर थाने ले गए और उन पे दुर्व्यवहार का एक आरोप भी उन्होंने अभी एफआईआर फाइल कर रखी है उन्होंने। और वजह कुछ नहीं कि हम दौड़े थे, वो नशे में थे ना, और वो नशे में थे। नशे में कौन था? समस्त। तो ऋषिकेश में नगर निगम की टीम ने त्रिवेणी घाट रोड और अन्य क्षेत्रों में महापौर अनीता मंगाई की अगुवाई में महास्वच्छता अभियान चलाया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें सड़कों पर उतरे और निगम के तमाम सफाई कर्मचारी इसमें शामिल हुए। तो वहीं कूड़े के निस्तारण के लिए शहर में जगह जगह होली का दहन किया गया, जिसको लेकर मेयर ने आदेश दिया था कि साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। वहीं नगर निगम में सफाई कर्मियों ने शहर भर की सड़कों को साफ किया। तो वहीं इसके साथ ही चूना और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया गया। वहीं त्रिवेणी घाट बाजार में अभियान का शुभारंभ करते हुए महापौर ने कहा कि शहर में स्वच्छता हर शहरवासी की भागीदारी से आएगी और जब लोग स्वयं स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक प्रशासन शहर को स्वच्छ नहीं बना सकेगा। इसलिए शहर को स्वच्छ बनाने में शहरवासी, धार्मिक, सामाजिक और अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ। जो संस्थाएं शहर को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान देंगी उन्हें नगर निगम द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा आज बाजार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने सभी नगरवासियों के, क्षेत्रवासियों के सहयोग से नगर निगम पूरी तरह से जिस प्रकार अपना सफाई अभियान चलाता है, स्वच्छता हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है और स्वच्छता अभियान हमारा लगातार चलता रहता है। समय समय पे विशेष सफाई अभियान चलाते हैं। त्योहारों के बाद खासकर विशेष सफाई अभियान पूरे बाजार में चलाया जाता है। जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी बाहर से यात्री आने शुरू हो चुके हैं। विधिवत रूप से भी कुछ ही दिनों में यात्रा सुचारू हो जाएगी। तो मैं पूरे नगर निगम की टीम से यही अपील करूंगी कि पूरी तरह से स्वच्छता पे विशेष करके पूरा ध्यान रखें। शहरवासियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगी कि अपने शहर को, अपने क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद मैं सभी से करती हूँ। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण
चाइना में दोबारा सुनने को आ रहा है कि चीन में बड़ी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि अभी भी आप सभी सतर्कता बरतें, मास्क लगा के रखें और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अनावश्यक न जाएं। नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव लगातार समय समय पे होता रहेगा। आपका सहयोग और आपका स्वच्छता में जो योगदान रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने उत्तराखंड में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में खुशी का त्यौहार होली मनाने के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर ग्रामीणों और फायर सर्विस के जवानों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान 4 लोग घायल भी हुए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं वहाँ पे नहाने के लिए गया, ये 2-4 लोग जो है वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने मुझे पे अटैक किया था। कौन थे वो लोग? जिससे ये 4 लोग यहाँ पे 2-3 लोग यहाँ पे जो सिमट के बताया जा रहा है, एक लोकल कस्टमर गाँव को बताया। ये मेरे संज्ञान में मामला आया है। ये तपोवन में जो तपकुंड है वहाँ पर नहाने के उसमें तो आपस में विवाद हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसकी जाँच की जा रही है, जाँच करवा रही है इसकी। जो भी अगर डिपार्टमेंट हमारे या जो भी इन्होंने गलती की होगी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड के हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में होली के पर्व पर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बाद कई लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के तितर बितर कर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार होली खेलने के दौरान किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। इसके बाद देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और चलने शुरू हो गए, जिसके बाद कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। वहीं डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देहरादून के गुरु राम राय पब्लिक इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम के छात्रों ने आपदा प्रबंधन के साथ साहसिक खेल व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण के दौरान आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को एमटीवी, साइकिलिंग, चट्टान पर चढ़ने का अभ्यास, आपदा के दौरान रेस्क्यू की जानकारी, एडवेंचर फिल्म दिखाने के साथ ही देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत विषय पर निबंध लेखन कराया गया। इस दौरान बीएसएफ में आए बच्चों से बेहद खुशी का माहौल था। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग बीआर्ट देहरादून में श्री महेश कुमार नेगी कमांडेंट के तत्वाधान में हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसको हमने अपने कैंपस में मनाया। और इसमें हमने जो श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम देहरादून में स्थित है, उसके छात्र एवं छात्राओं को हमने यहाँ कैंपस में बुलाया था। और उन सभी छात्र छात्राओं को हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसमें कि आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और इंटीग्रेट ऑब्स्टिकल्स का उनको जो है डेमो दिया हमने, और उसका फिर उनको अभ्यास भी करवाया। इसके उपरांत हमने यूएवी ड्रोन के बारे में उन्हें आम जानकारी दी। और उसके उपरांत हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, और उसमें सभी ने जो है सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और इस अवसर पर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम देहरादून की जो प्रधानाचार्य महोदया हैं श्रीमती प्रतिभा पाठक, वो भी उपस्थित रही। स्टॉप।
तो वहीं अल्मोड़ा में एक लकड़ी भरा ट्रक गिल्टे लेकर आपको बता दें कि रामनगर की ओर से जा रहा था। अचानक नैना बालपाली कैनवाबाग के पास नौराण पुल से आधे किलोमीटर दूर जाकर चालक अपना संतुलन खो देता है और सड़क के नीचे ट्रक गिर जाता है। वहीं ट्रक में सवार चालक बालम सिंह ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। तो वहीं सड़क धंसने और सड़क में गड्ढे होने से आपको बता दें कि ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहीं कैंटर गिरा हुआ है, वहीं सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहीं चालक गड्ढे को लेकर बयान देता हुआ नजर आया और उसने कहा कि लगभग 50 फीट गहरी खाई में ये ट्रक इसीलिए पलटा है क्योंकि इसमें गड्ढे बहुत हैं सड़क में। तो अब उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।